तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। वेलकम बैक। और डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट जिनका आपने पैकेज देखा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर फ़हीम? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर फ़हीम आज आप डायबिटीज़ पे बात करेंगे, किडनी पे बात करेंगे और थायराइड पे भी बात करेंगे। सो थायराइड वैसे है क्या? हम थायराइड की बात करें कि थायराइड अगर हम तिब्बे यूनानी के एतबार से पुराने वक्तों में जब देखना होता था कि बच्चा या बच्ची जवान हो गए या नहीं, बालिग हो गए या नहीं, तो ये देखा जाता था कि ये एक हड्डी है, इसमें बाकायदा एक नोक निकल आती है। इट्स मीन कि ये थायराइड ही है। और ये थायराइड की इस हड्डी की नोक निकलने के बाद फैसला किया जाता था कि बच्चा बालिग हो गया है, क्योंकि तिब्बे यूनानी के अंदर इस तरह से अद्वियात दी जाती हैं कि देखा जाता है कि बच्चा बालिग है या नाबालिग है। अच्छा, वैसे ये अब सबके तो नहीं होती? नहीं होती है सबके, मगर वो एक तबीब समझ लेता है, और जब वो देखता है, चेक करता है, तो वो समझ लेता है कि और ये जो बच्चे नौमौलूद पैदा होते हैं उनका भी थायराइड का टेस्ट होता है, तो वो क्या होता है? नहीं, मैं आप बात को नहीं समझे। ये सिर्फ बताने का मकसद ये कि एक नोक जब उभार आ जाता है तो इट्स मीन कि वो बच्चा बालिग हो जाता है। वो थायराइड का ही एक हिस्सा होता है कि जो कि पता चलता है कि बच्चा बालिग हो गया या नहीं। थायराइड तो देखिए हार्मोनल ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है और आपके जिस्म के तमाम हार्मोन्स का सरदार है। अच्छा। थायराइड ग्लैंड। अब उसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर तमाम जितने भी फंक्शंस हैं, ख़ास तौर पे सेक्सुअल फंक्शंस, हार्मोनल डिसऑर्डर जिसे हम कह रहे होते हैं, तो वो उसके डिस्टरबेंस होने से होता है। ठीक है जी। अब उसमें जब ये सारे मामलात होते हैं, तो जब थायराइड ग्लैंड की बात हो रही होती है और जब डिजीज़ की बात हो रही होती है, तो उसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर के अंदर डिस्टरबेंस हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन थायराइड से तो पूरे बॉडी का फंक्शन ही डिफरेंट हो जाता है। मतलब चलें जो ये जिस तरह आपने कहा कि ज़िंदगी के बाकी ये मामलात हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से मामलात हैं। लोगों को इससे रिलेट करके तो काफ़ी कुछ, उनकी ग्रोथ के मसले हो जाते हैं, उनकी पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, उनकी एज वाइज भी होती रहती हैं चीज़ें। किसी का वेट बढ़ जाता है, किसी का वेट घटना शुरू हो जाता है। तो इसका ताल्लुक सिर्फ उससे तो नहीं है, ये तो आपकी पूरी ज़िंदगी को मुतासर करता है। अपनी गुफ्तगू में बताया कि थायराइड ग्लैंड तमाम आपके जितने भी हम ग्लैंड्स के लें, हार्मोनल डिसऑर्डर के लें, उन सबका सरदार के लें एक। अब उसके अंदर जब भी ये थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब होगा, ना सिर्फ ये, अगर खातून है तो उनके जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाएंगे, जिस्म के अंदर काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे, या तो बहुत ज़्यादा 90% थायराइड ग्लैंड जब डिस्टर्ब होते हैं 90% ओबेसिटी की तरफ पेशेंट जाएगा। 10% पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे। इसी तरह कैंसर भी ये देखता है, इवन के आपके शुगर ब्लड प्रेशर की वजह भी थायराइड ग्लैंड बनता है। अच्छा, सो हाइपर और हाइपोथायराइड होते हैं इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है। हाइपो में डेफिनेटली ये लोग जानते ही हैं कि कम को कहते हैं और हाइपर बढ़ने को कहते हैं। इन दोनों चीज़ों के अंदर, चाहे वो ये हवाले से बात हम कर रहे हैं, शुगर के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, सिम्टम्स सेम होते हैं कि वो जो सिम्टम्स निकल कर आ रहे होते हैं, जो इंडिकेशंस आ रही होती हैं, वो सेम आ रही होती हैं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है डॉक्टर साहब कि हाइपर में वेट लूज होता है काफ़ी और हाइपो में गेन हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात ये वो सुनने वाली बात तो कुछ और होती है। अब वो मैंने जिस तरह बताया आपको कि सेम कंडीशन होती है, मगर 10% उसके अंदर वेट लूज़ होता है, ये तमाम पेशेंट में। मगर उसमें हाइपो में बहुत कम देखने में आता है, क्योंकि हाइपो की शिकायत ज़्यादा होती हैं, तो हम अमूमन देख रहे होते हैं कि हर बंदा वेट गेन कर रहा है। अच्छा, थायराइड जिन लोगों को होता है उनको सारी ज़िंदगी थायराइड को मैनेज करना होता है। आपकी दवा से थायराइड में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए, बात ये, एक तो वैसे ही थायराइड का जब भी हाइपो होना, या पर हम अगर बात करते हैं कि उसके साथ साथ दीगर अमराज का होना, अब वो जब थायराइड की मेडिसिन पेशेंट ले रहा होता है या दीगर अमराज की मेडिसिन ले रहा होता है, एक तो उस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट,
और साथ साथ फिर उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट कि आप ज़बरदस्ती जो मैनेज कर रहे होते हैं तो उसके एक साइड इफ़ेक्ट है। हम पहले दिन जो एक मेडिसिन बड़ी मशहूर है, और अब तो 2-3 कंपनियां मशहूर हो गई हैं, ब्रांड एक ही होता है, जेनरिक एक ही होता है, केमिकल एक ही होता है, वो मेडिसिन ले रहे हो तो हम पहले दिन वो मेडिसिन बंद करवा देते हैं और हम 90 डेज़ का टाइम देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 90 डेज़ का टाइम ज़्यादा ही होता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर तमाम उसके टेस्ट क्लियर आ जाते हैं। अच्छा, थायराइड मतलब अगर क्योंकि अब तो बच्चों का भी जब नौमौलूद होते हैं तो टेस्ट होता है, तो अगर किसी को थायराइड, बच्चों को भी दवा देते हैं आप? जी बिल्कुल, बच्चों को भी दवा देते हैं, और बच्चों के अंदर अब तो ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपके जो इतने अरसे से आई थिंक वो दवा है कोई थायरॉक्सिन और ये वो जो हम सुनते रहते हैं, वो काम नहीं कर पाती जो आपकी दवा 1.5 महीने में कर देगी? वेरी फर्स्ट डे वो दवा बंद हो जाती है, मैनेजमेंट तो वेरी फर्स्ट डे शुरू हो जाती है, और 1 से 1.5 माह के अंदर ये मर्ज ख़त्म हो जाता है। और बच्चों की इस तादाद को देखते हुए अभी जो दवा हमने तैयार की है, वो दवा इस तरह से होती है कि आपने खुद शहद में हनी में मिलानी होती है और वो चाटनी होती है, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इवन के देखें, जो तिब यूनानी की असल दवा होगी ना, वो एक मेडिसिन बहुत सारे तरीका इलाज के तौर पर काम आ रही होगी। मिसाल के तौर पे वही दवा अगर हम थायराइड के लिए यूज़ करें तो वही दवा हम फीवर के अंदर भी दे रहे होते हैं, वही हम अपर आरटीआई के अंदर भी दे रहे होते हैं, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और मेनिंजाइटिस के अंदर भी दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम ही आरटीआई के ऊपर है, अपर आरटीआई के ऊपर है। थायराइड की हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो आती है अपर आरटीआई की आ रही होती है, तो उसमें वो सब मेनिंजाइटिस जगह और पे। टॉन्सिलाइटिस तो दोनों बहुत डिफरेंट हैं, तो दवा एक जैसी कैसे हो सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो हम अगर बात करें तो ये अपर आरटीआई की प्रॉपर्टी कहलाती है, कि अगर हम ये बात करें तो ये कहीं ना कहीं रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही को कहीं ना कहीं टच कर रहा होता है, गुजर रहा होता है वहाँ से मामला, तो वो तमाम उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर रही ठीक है, होती है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ? आसिफ जी। आसिफ साहब, अभी मेरी ना वादा से पता थायराइड इशू है बचपन से ही तकरीबन। क्या है? थायराइड इशू है, तो इससे ना सांस बंद हो जाता है अक्सर ना, जी। तो इस सिलसिले में बात करनी थी। हमने काफी चेकअप करवाया, वो तो भी कहते हैं कि नाक की हड्डी का इशू है, कोई कहता है कि टॉन्सिल है, तो इस बारे में खाएंगे जरा। कोई सवाल ऑन करना है एयर आपने? नहीं, मैं ऑन एयर बता देते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत हारिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया साहब, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आपसे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे कि आज जो है ना मेरी बर्थडे, और आप मुझे विश करें मेरी अरे वाह वाह, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू याया साहब। कैन यू गेस माई एज? नुसरत, आप मेरी एज गेस कर सकती हैं? सोच के बताऊंगी। चलिए ठीक है, बाद में बताइए। वैसे मैं 61 का हो गया माशाल्लाह। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, वेरी लगता है नाइस कि सर। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि आई एम 15 साल एटलीस्ट कम नजर आता हूँ। जी। कोशिश करता हूँ खुश रहूँ और किसी को तकलीफ ना दूँ। अच्छा, फहीम भाई को बहुत सलाम हो। फहीम भाई बहुत सारे चैनल्स में आते हैं। फहीम भाई से मेरा एक क्वेश्चन है इमीडिएटली, मेरे क्योंकि मेरा भी सर्जरी थी, मेरी कोहनी टूट गई थी, तो फहीम भाई मेरी सर्जरी हुई थी, लेकिन मेरी उंगलियों में ना वो सूजन है और वो काफी दिन से वो ठीक नहीं हो पा रही। जो सूजन है वो इतनी स्टिफनेस है कि वो स्टिफनेस दूर करने के लिए कोई आप हमें नुस्खा बताइए ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। ओके, थैंक यू जी। अच्छा, पहला जो सवाल था थायराइड के हवाले से कि उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आपका इशू ये है कि थायराइड ग्लैंड बढ़ने की वजह से जो पीछे लैरिंक्स होती है वो कंजेशन हो जाती है। कंजेशन होने की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ भी होती है। तो पहला तो ये कि इस तरह के पेशेंट में जैतून यानी ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन, 2 किस्म के जैतून के तेल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, एक पीने वाला और एक मालिश वगैरह के लिए या लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो पीने वाला तेल है वो 2-2 कतरे हर 2 से 4 घंटे बाद अपने दोनों नोज़ के अंदर, नेज़ल कैविटी के अंदर आपने लेट के डालना है, और तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने लेटे रहना है। तो एक तो आपने इन चीज़ों को करना है। दूसरा ये कि ठंडा, खट्टा, लाल मिर्च और चावल, जिस तरह मिजाज की बात करते हैं, 3 किस्म की मिर्च हमारे पास है जो स्पाइसी हम खाने बना रहे हैं, उसमें 3 किस्म की मिर्च यूज़ हो रही होती है, एक काली मिर्च, एक लाल मिर्च, एक हरी मिर्च। तो उसमें जो लाल मिर्च है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। काली मिर्च और हरी मिर्च आप ले सकते हैं। सही। और साथ साथ ये मेडिसिन आपको बंद करनी होगी। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप अभी रब्ता कीजिए, अपना मुकम्मल एड्रेस लिखवा दीजिए, मेडिसिन 2 से 3 दिन में आपके घर पे आ जाएगी इंशाल्लाह। और मैं ये चाहूँगा कि आज आपको जो नुस्खा इजात बताए जा रहे हैं
तो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आप जरूर इसका फीडबैक हाँ, दीजिएगा फीडबैक और दीजिए ताकि बताएं, और पता 1.5 चले। 2 महीने जब इलाज मुकम्मल हो तो जरूर बताया करें कि फायदा हुआ या नहीं हुआ, इससे फिर हमें सीखने को मिलता है। जी, याया साहब का जवाब देना है, लेकिन एक और कॉलर है, फिर हम जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रईसा साहिबा, हाँ जी, जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैंने ना डॉक्टर फहीम से बात करनी है। जी मौजूद हैं, बात कीजिए। मुझे ना थायराइड का मसला है। आप बात कीजिए जी। थायराइड के हवाले से इशू है आपका भी? जी जी रईसा साहिबा। हाँ जी, हाँ जी, मैं ना छोटी से मुझे मोशन और उल्टियों का मसला था, तो अब ना मोशन तो बंद हो गए हैं मगर उल्टियाँ नहीं बंद हो रही हैं। ये थायराइड का मसला है या अलग कोई चीज़ है? ठीक है, ऑन मैं एयर आपको ऑन बताते एयर हैं, जवाब देता ऑन हूँ। एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। जी अच्छा, याया मुझे साहब फिर ने कहा था वो उंगलियों में सूजन और स्टिफनेस है। जी जी जी। अच्छा, वो जो याया साहब का इशू है ना, वो इन्फ्लामेशन मुझे महसूस हो रही है कि उनके कहीं ना कहीं टिश्यू डैमेज है। एक चीज़ हमें समझनी होगी, तिब्बे यूनानी में हम ये कहते हैं कि दर्द अल्लाह ताला की नेमत है और सूजन भी अल्लाह ताला की नेमत है। सूजन का मतलब ये है कि उस पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर, वहाँ उस टिश्यूज़ के अंदर आपकी अल्लाह ताला की तरफ से एक फोर्स भेजी गई है जो वहाँ रिपेयर का काम कर रही है, और उसको किसी न किसी वजह से नाकामी का सामना है जब भी सूजन आपको मुस्तकिल नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो उसकी हेल्प आउट करने के लिए आप नमक वाले पानी की टकोर कर लें और आप बकरी का दूध बेरी के शहद के साथ ले लें, यानी तकरीबन 1 चम्मच बेरी का ओरिजिनल शहद, अल्लाह करे आपको कहीं से मिल जाए, वरना आप रब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे जो स्क्रीन पे चल रहे हैं। और आप बकरी का दूध मिल जाता है, वरना एक बकरी ले लें, बकरी पालना सुन्नत भी है और बहुत फ़वाइद हैं इसके। तो आप वो बकरी का दूध 1-1 गिलास दिन में 3 मरतबा लें और 1-1.5 हफ्ते ये करने के बाद बताइए। एक तो ये बोन्स जिनकी भी फ्रैक्चर होता है, कोई भी इस तरह की बोन्स के टूटने का इशू होता है, या बच्चों के अंदर भी कॉलर बोन अक्सर बच्चों के खेलते हुए टूट जाती है, तो मैं याया साहब के, क्योंकि उनकी बर्थडे के हवाले से भी उनको विश भी कर देते हैं साथ साथ, और उनके तवज्जुह से देखने वाले तमाम नाजरीन को ये बता देते हैं, ये नुस्खा याया साहब की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है इनके तवज्जुह से, कि अगर आपके किसी बच्चे की कॉलर बोन, तो उस पर किसी भी मेडिकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर बकरी का दूध प्योर बकरी का दूध, और वो प्योर होना चाहिए, उसके अंदर अगर आप शहद मिलाकर इस्तेमाल कर लेते हैं बेरी का, तो उसमें बहुत अच्छे नताइज सामने आए। ठीक है, सो विद दैट एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम एक और जो रईसा साहिबा का सवाल था उसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मौजूद हैं और हम काफ़ी मरतबा इनसे बात करते हैं डायबिटीज़ के हवाले से, किडनीज़ के हवाले से, तो वो भी आप सवालात कर सकते हैं। थायराइड के हवाले से भी हमने इनसे बात की। और ब्रेक से पहले हमारी एक कॉलर थी रईसा साहिबा, जो कि कह रही थी कि उनके साथ जो पेट के मसले चल रहे हैं, क्या इसका ताल्लुक भी थायराइड से है? बिल्कुल, इसमें देखें, ये देखना होगा कि 2 चीज़ें, एक तो उन्होंने ये बताया कि सिर्फ ईद उल अज़हा के मौके पर ऐसा हुआ, तो वो तो आपको पता है कि ओवर ईटिंग के हवाले से, कि जब हम गोश्त को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, कि चाहे बकरा ईद का मामला हो या चाहे कोई सा भी मामला हो, जिस तरह हम मुहर्रम के दिनों में कोई हलीम का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, या हम बात करें ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारी का सबब बनता है। तो वो फिर डायरिया की शक्ल में या वोमिटिंग की शक्ल में या उल्टियों की शक्ल में, साथ साथ मोशन की जिस तरह वो कंप्लेन कर रही थी, तो वो फिर आता है, वो एक अलग मामला है। और अब माशाल्लाह वो कह रही थी वो ठीक भी हो गया है। अगर वो ठीक ना हुआ हो तो रईसा बहन के केयर ऑफ से, उनके तवज्जुह से सबको बताता चलूँ कि सिर्फ काला नमक, अच्छा काला नमक भी ओरिजिनल मिलना, मैं जो भी आपको नुस्खा या जो भी आपको थेरेपी बताता हूँ, उसके अंदर उस नुस्खे के लिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल मिल जाए। क्योंकि अभी पिछले दिनों एक चीज़ निकल के सामने आई है कि ऑयल के इस्तेमाल के साथ एक सादे समुद्री नमक को काला नमक बना के बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। तो इस चीज़ का यकीनन आपको यकीन करना ज़रूरी है कि वो ओरिजिनल काला नमक ही आपको मिल जाए। तो वो आप अगर चाट लेंगे हर 1-1.5 घंटे बाद, अगर मोशन ज़्यादा है हर 15 मिनट बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मोशन और उल्टियाँ बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात करें कि थायराइड के अंदर भी एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रुखसाना साहिबा।
मैंने ना मेरे नवासे को ना यानी कि पहले ना फेफड़ों का ट्यूब वगैरह डली थी उसके 1 साल पहले। अब ना उसका तो मतलब हमने इलाज होम्योपैथिक से कराया था तो वो बेहतर है, पर अब जब जिला में हमने चेकअप कराया ना तो टेस्ट हुआ दोबारा सीटी स्कैन वगैरह ना, तो उसका ये गले का मसला है थायराइड का। 8 साल का बच्चा है वो। अच्छा, सही। हाँ, तो मैंने अभी टीवी पे देखा ना तो मैंने बोला अल्लाह ने एक दिया है, मतलब अल्लाह ताला की जिंदगी दे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से मैंने लेना था, मतलब आप कहाँ बैठते हैं, ये एलोपैथिक है या होम्योपैथिक है? जी ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं आप। जी डॉक्टर साहब। मेरी बहन, हमारे क्लिनिक के एड्रेसेस इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देख सकती हैं। अगर किसी वजह से कोई लाइन या प्रोग्राम कभी भी मिस हो जाए, क्योंकि इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे हम आपके साथ होंगे 10 से 11, और तो आप लाजमी फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इसको। और माशाल्लाह यूट्यूब पे इनके प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, GTV पे आप जा सकती हैं और देख सकती हैं, उसमें हमारे नंबर और हमारे एड्रेसेस सारे क्लिनिक के मौजूद हैं। दूसरा ये कि आपका सवाल था होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से। आपको तमाम जगहों पे, तमाम सोशल मीडिया पर हमारे पेजेस मिल जाएंगे और आपको पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि बच्चों के हवाले से जिस तरह हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया, यकीनन आप मिस कर गई होंगी, एक तो उनको ठंडा, खट्टा, लाल मिर्च और चावल से परहेज़ करवाइए। और बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा, जितने भी पापड़ होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, टाफ़ियाँ होती हैं, ये मार्केट में मिल रही होती हैं, ये काइंडली ना दें। ये थायराइड की एक सबसे बड़ी वजह है। बच्चों में थायराइड की सबसे बड़ी वजह कि आपको नहीं पता कि ये कलर वाले, एसेंस वाले, इवन के मैं तो ये कहता हूँ कि जो बिस्किट्स मिल रहे हैं मार्केट में वो भी ना दें बच्चों को, क्योंकि इसमें कलर के लिए, जायके के लिए, देखने, खूबसूरत देखने के लिए जो एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो थायराइड की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। और आप इसकी मेडिसिन चाहे तो आप मंगवा लें, आप कराची शहर से थी, वरना हमारे क्लिनिक तशरीफ़ ले आइए। और अभी भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे मौजूद हैं, लोकेशन समझने के लिए आप कॉल कर सकती हैं। और पूरे पाकिस्तान से जो लोग हमें देख रहे हैं वो दवा मंगवाने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चों में कि इन्होंने तो थायराइड की बात की, थायराइड में जो आप बच्चों को दवा देते हैं वो भी इसी तरह है कि 1.5 महीने में उनका थायराइड खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, हम 90 डेज़ का टाइम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक रिजल्ट का जो रेशो 3 है, महीने यानी? तो वो 3 महीने का हम टाइम देते हैं। 1 से 1.5 माह में रिजल्ट उनके क्लियर आ जाते हैं सारे। और वो जो उनको प्रॉब्लम आ रही होती है वो तो वेरी फर्स्ट डे बेहतर होना शुरू हो जाती है, जो 10 से 15 दिन के अंदर प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाती है। अच्छा, इसी तरह बच्चों में शुगर भी हो गई है अब, ये टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए आई थिंक, बी तो नहीं शायद, लेकिन ज़्यादा हम सुनते हैं कि ये बच्चों में शुगर के भी अमराज काफ़ी सारे अब हो गए हैं, तो बच्चों के हवाले से भी आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी कोशिश कर रहे होते हैं हम डायबिटिक के हवाले से, यकीनन बच्चों को, क्योंकि हम ओरल मेडिसिन दे रहे होते हैं। अब बच्चों को बड़ा आसान होता है कि इंसुलिन आप इंजेक्ट कर दें, मगर आप यकीन कीजिए कि अगर आप गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए, डॉक्टर फ़हीम की बात पे एतबार ना करें, आप यूट्यूब पे देख लीजिए कि एक जो आप सिरिंज जब बॉडी के अंदर, आपके मसल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर एंटर होती है, तो न जाने कितने सैकड़ों सेल को वो डैमेज कर रही होती है, जो कि चीरती हुई आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज़ को, आपके सेल्स को अंदर जा रही होती है। अब उसके अंदर जो लिक्विड है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंसुलिन है, क्योंकि इंसुलिन तो आपके लबलबे को प्रोड्यूस करना है, आपके बीटा सेल उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब वो अगर आप आर्टिफिशियल दे रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट अलग हैं, तो हम यकीनन बच्चों का भी अच्छा, तो इसका मतलब ये है, जिस तरह आप दवा देते हैं 3 महीने की और 1.5 महीने में अगर अफाका हो जाता है और लोगों को ये मर्ज ही खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि लबलबा जो है वो वापस सही काम करना शुरू हो जाता है? बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। देखिए मेरी बहन, लबलबा तो पहले दिन से काम कर रहा होता है। तिब्बे यूनानी के अंदर टाइप 1 और टाइप 2 की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए हर तरीके इलाज की अपनी रिसर्च है, अपनी तहकीक है और उसके बाद उनकी अद्वियात है। तिब्बे यूनानी की जो हम बात करें, तिब्बे यूनानी के अंदर, तिब्बे यूनानी का मानना ये कि लबलबा पहले भी काम कर रहा होता है, क्योंकि आप इस बात से यकीनन एग्री करेंगे कि बॉडी के अंदर कोई भी आपके सेल अगर डैमेज हो जाए, टिश्यू ऑर्गन डैमेज हो जाए, तो आपको रिमूव करना होता है। आपने अक्सर डायबिटिक पेशेंट में सुना होगा कि इनके पाँव में ये इन्फेक्शन हो गया, अब ये उंगली काट दें वरना पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसी तरह किसी की किडनीज भी निकाल ली जाती हैं। आपने पित्ते का ऑपरेशन भी सुना होगा कि पित्ता रिमूव करना होगा, वरना तो ये टॉक्सिन पैदा करेगा, यानी ताफुन पैदा करेगा तिब्बे यूनानी की ज़बान में। लबलबा काम कर रहा होता है, यही वजह है कि कभी भी कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता कि आप इनका पेनक्रियाज या लबलबा रिमूव कर दें। मगर हम क्या करते हैं कि हम काम करते हुए लबलबे को आर्टिफिशियल इंसुलिन दे के उसको ठंडा कर देते हैं, यानी उसको कहते हैं कि तू काम ही ना कर,
क्योंकि जब भी आप कोई एक चावल का दाना, कोई एक गंदम का दाना, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी खाते हैं तो उसके अंदर फैट भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। जिस मिकदार में आप जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपके सीएनएस को मैसेज आता है कि इतना आपने लबलबे को ऑर्डर करना है। वो ऑर्डर करता है सीएनएस के लबलबे को कि इतना आपने इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। अब जब वो कमज़ोर होता है आपका लबलबा पेनक्रियाज तो कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। मगर जब आप ऑरल या इंजेक्टेबल के तौर पे इंसुलिन ले लेंगे तो वो मैसेज ही नहीं जाएगा, क्योंकि बॉडी में ये मैसेज भी होगा कि इतनी मिकदार में इंसुलिन आपके ब्लड में मौजूद है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, जब आंख खोलेंगे तो चारों तरफ अंधेरा नज़र आएगा। अगर आप अपने हाथ को भी 5 दिन के लिए होल्ड कर लेंगी तो 5 दिन के बाद जो एक सही तंदुरुस्त आपका हाथ होगा उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह आपका लबलबा बेकार होने लगता है, गैर यूज टू होने लगता है। अब जब हम क्या करते हैं कि उस लबलबे के रिपेलेबल होता है जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है, और फिर उसे दोबारा से आप एक्टिवेट कर देते हैं। एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपके कॉल्स फिर हम एंटरटेन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम डायबिटीज़ के बारे में, थायराइड के बारे में, किडनीज़ के बारे में बात कर रहे थे। और डायबिटीज़ का जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो किडनीज़ पर पड़ता है और लोग फिर किडनीज़ ख़राब और डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। तो डायलिसिस भी आप कहते हैं, या आप हमेशा, जब हमने देखा है आपके पैकेज में भी, कि डायलिसिस का पेशेंट भी अगर आपके पास आता है तो उसका चाहे कितनी भी खराब कंडीशन हो, या कोई इसकी स्टेज है कि इतने स्टेज तक आया तो दवा फाका करेंगी? ये बड़ा अहम सवाल है। इसको मैं डायबिटीज से ही रिलेट करूँगा, साथ साथ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के अमराज से भी रिलेट करूँगा। होता ये है कि जो मैनेजमेंट जब हम कर रहे होते हैं किसी भी मर्ज़ की, इस वक्त उस तरीके इलाज में जो कि बड़ा मशहूर है, तो उस मैनेजमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ों के डैमेजेस हो रहे होते हैं, जिसमें किडनी का बहुत बड़ा इफेक्ट है। इवन कि अगर आप हाइपरटेंशन की मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन देखें कि वो किस तरह काम करती है, तो वो डायरेक्टली किडनी पे इफेक्ट करती है। और ऐसी बहुत सारी हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं जो पूरी दुनिया में बैंड लग चुका है, मगर उसके बावजूद मुल्क खुदादाद, मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो जारी और सारी है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात के तवज्जुह से हुकूमत वक्त से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और जो आपके मेडिकल के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे, कि उन तमाम अद्वियात पर ज़रा नज़रसानी की जाए, क्योंकि वो इस वक्त डायलिसिस नंबर 1 डायबिटिक। लास्ट 15 डेज पहले एक इंटरनेशनल एक इदारा है, उस इदारे का नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, मगर उसने तहकीक की है कि डायबिटिक के हवाले से पाकिस्तान नंबर 1 हो गया पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरह हाइपरटेंशन के हवाले से भी हमारे टॉप 3 कंट्रीज़ में हम आ रहे हैं। तो इन मेडिसिन के इस्तेमाल से किडनी का जो इशू आ रहा है, इस वक्त डायबिटिक के बाद अगर कोई दूसरा मर्ज़ है जो कि घर घर फैल रहा है तो वो है किडनी डिजीज। सही है। क्या आप देख रही हैं कि जगह जगह डायलिसिस सेंटर, आपके गुर्दा खराबी के मराकज़। तो क्या आपकी दवा से डायलिसिस खत्म हो जाता है? उसी तरफ आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उसकी वजह को हमें रोकथाम करनी होगी कि अल्लाह ना करे मरीजों को इस मर्ज में इजाफा हो, डॉक्टर फ़हीम या किसी के पास भी आना हो। दूसरी बात यह कि ये भी ट्रीटेबल है, चाहे किसी भी कंडीशन पे चले जाए। इस पे हम अगर बात कर रहे हो तो होता ये है कि 1.5 क्रिएटिनाइन जो एक नॉर्मल रेंज होती है, और यूरिया की बात करें तो वो एक 50 की नॉर्मल रेंज हो रही होती है। उस रेंज के अंदर अंदर जब स्क्रीट आउट होनी होती है तो हम फिर डिक्लेयर कर देते हैं कि इस पेशेंट के अब डायलिसिस होंगे। तो मेरे पास ऐसा पेशेंट भी रिपोर्ट हुआ कि जिसका 17 पॉइंट समथिंग था क्रिएटिनाइन, और यूरिया तकरीबन 200 प्लस था। विद इन अ वीक उनके डायलिसिस बंद हुए और क्रिएटिनाइन उनका 1.7 पर आ गया। इस पेशेंट की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और स्क्रीन पर बार बार लिखा भी आ रहा है डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से। हम तमाम सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो। वहाँ पे हमारे डायबिटिक के हवाले से बात हो, हाइपरटेंशन की, डिस्लिपिडीमिया की और डायलिसिस की के मरीज़ों की वीडियोस मौजूद हैं। जबकि आप जानते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर 200 पेशेंट आपसे सेहतयाब होते हैं तो हर बंदा मरीज़ जो है वो वीडियो नहीं बनवाता। हर पेशेंट ना कैमरा फेसिंग होता है और कुछ फैमिली के इश्यूज भी होते हैं, कुछ आपके स्क्रीनिंग के लोग होते हैं, कोई मीडिया के लोग होते हैं।
तो वहाँ पे आपको फिर भी 1% लोग जो वीडियो के लिए कोऑपरेट करते हैं, बनवाते हैं, उनके नंबर और एड्रेसेस मौजूद होते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, राब्ता भी कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल गाइड ऐसे। भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। ज्यादातर लोग चाहे वो किसी भी स्टेज पे, उनका डायलिसिस भी रुक जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अगर ऐसे ही दोनों है। किडनीज खराब हैं तब भी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भी मसला। देखिए जी, किडनीज तो दोनों ही खराब होती हैं, ऐसा नहीं है कि जब भी यूरिया क्रिएटिनाइन की बात हो रही है तो जो बूथ नहीं, किडनी है, एक होती है यूजुअली, एक खराब होती है। अगर कोई ऐसा स्टोन है या कोई एक हम नहीं देखते हैं स्टोन किडनी फेलियर एक की अलग तरफ भी जा बीमारी रहे है। हैं। हम स्टोन की बात करें तो स्टोन एक अलग बीमारी है। नहीं, मैं वैसे आपसे कह रही हूँ कि जैसे चलें स्टोन को हम हटा भी देते हैं, किडनी फेलियर की तरफ भी जा रही है, तो यूजुअली हमने सुना है कि एक किडनी खराब है। उसमें होता ही है कि एक डैमेज ज़्यादा होती है और एक कम होती है, और उसमें डॉक्टर्स ये कह रहे होते हैं कि उसके डैमेजेस की वजह से या तो उसको ट्रांसप्लांट कर लें आप, तो फिर उस पर बोझ सेकंड पे कम आ जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह की है कि जिस तरह 2 एनर्जी सेल आप लगाते हैं रिमोट के अंदर, तो बाज़ औक़ात एक सेल आप निकाल के उस पर नया लगा दें, पाकिस्तान में होता है, दुनिया में नहीं होता। या तो आप रिमोट को कोई टकरे मारते हैं तो वो काम करने लगता है, या तो एक सेल रिमूव करके आप नया लगाते हैं तो वो काम करने लगता है। तो जस्ट लाइक के किडनी का भी यही इशू होता है कि अगर आप एक किडनी रिमूव करते हैं और ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो दूसरे पे बोझ कम हो जाता है, फिर ज़्यादा बोझ उस पर आ जाता है जो सही सेहतमंद किडनी होती है। मगर ये इलाज नहीं है। इलाज के लिए आपको इलाज की तरफ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट डायलिसिस से भी रिकवर हो जाता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने वैसे पहली दफ़ा सुनी है, क्योंकि डायलिसिस वो ट्रांसप्लांट तो हम लोग मतलब लास्ट इलाज समझते थे, बल्कि लोग पाकिस्तान में तो अब हो रहा है, इससे पहले तो दुनिया से बाहर जाके करवाते थे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसी मुल्क से बाहर तरह जाके, दुनिया डायबिटिक से की हम बाहर बात करें तो इंसुलिन को लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक समझा जाता है। मगर हम एक अभी आपने एक पैकेज देखा होगा ब्रेक से पहले जब हमने प्रोग्राम शुरू किया, तो उस ब्रेक में ये बताया गया था उस पैकेज के अंदर कि वेरी फर्स्ट डे चाहे आपकी इंसुलिन 100 पॉइंट क्यों ना लगता हो यूनिट्स, हम वेरी फर्स्ट डे इंसुलिन बंद करवा देते हैं। तिब्बे यूनानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ इस वक्त का मशहूर तरीका इलाज ख़त्म होता है। अच्छा, यानी इंसुलिन के बाद तो कुछ है ही नहीं ना इस दुनिया में। लास्ट प्रोग्राम में आपने भी एक सवाल किया था और अक्सर मरीज भी ये सवाल कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब आपकी दवा के अंदर कोई एस्टेरॉइड तो नहीं कि जिससे शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो मैंने इस पर भी आपको बड़ा एक जवाब दिया था, तवील जवाब जी, दिया था। बेहतरीन ही था। बेहतरीन भी था वो, बेहतरीन ही कहने लगे थे आप, तो कह लें, कोई बात नहीं। कि इंसुलिन के बाद तो कोई इलाज ही नहीं है ना इस दुनिया में। तो तिब्बे ये हैरत की दुनिया नहीं है, ये वो दुनिया है जो 25 से 40 हज़ार साल से दुनिया में राइज है, और 1,25,000 जो पैगम्बरान इस्लाम गुजरे तो तभी यूनानी का सारा इलाज किया, और कुरान अहादीस में भी इसका जिक्र है। नहीं, सीइंग इज बिलीविंग है, और जो आपके पेशेंट्स हैं, आई एम श्योर उनका जो एक्सपीरियंस होगा, अगर कोई पेशेंट आपको कभी देख रहा हो तो वो हमें कॉल करके बता भी सकते हैं कि उनकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और बेशक आप अपना नाम गलत बता दें, कोई बात नहीं, हमने कोई उसको वो नहीं करना है, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है कि क्या बीमारी थी, क्या चीज़ थी, तो ज़रूर बताया करें ताकि लोगों को पता चले मज़ीद। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ मरीज जब तक बीमार होता है तो जब तक वो डॉक्टर के पास जी, चक्कर जी, भी ये लगाता तो है। है। अब जब बाज़ औक़ात मरीज जब आता है ना, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि शुगर वाकई ख़त्म हो जाएगी, हो गई तो मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा आप सलाम दुआ रख लें, वही काफ़ी रहेगा, ये करना तो दूर की बात है। तो अभी हम मुल्तान विजिट पे थे ईद उल अज़हा पे, जी, तो एक इस्लामाबाद के हमारे पेशेंट थे, मुल्तान है, वो तो स्पेशली मिलने आए, तहाइफ लाए, और तकरीबन 3 साल हो गए, 5 साल हो गए उनकी शुगर को ख़त्म हुआ। अरे वाह, तो माशाल्लाह। उन्होंने उस दिन वीडियो बनवाई चलें, कि उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा वीडियो बनवाया, 5 साल पुराना केस, ऐसा केस मिलता कम है कि 5 साल बाद वो मरीज आपको रिपोर्ट हो दोबारा। तो उन्होंने अपना नंबर और एड्रेस भी दिया और सारी सही। चीज़ें बताई। तो और डॉक्टर फ़हीम जो है हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, और फ्राइडेज़ को यूजुअली मौजूद हुआ करेंगे 10 से 11 में, सो आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं, और आप अपना जो एक्सपीरियंस है इनके साथ वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का, और दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और प्रोग्राम का इख्तिताम हम इस पैकेज पे करेंगे जो कि ईदी रज़ाकारों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुशरा कमर ने हमसे शेयर किया है। सो हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ जाती है जब बुशरा पैकेजेस हमारे साथ शेयर करती हैं। ये पैकेज मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। क्वेटा में रोजाना कई नाखुशगवार वाकयात रोनुमा होते हैं। इन वाकयात में ईदी के रजाकारान अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। ये वाकयात ईदी के रजाकारों पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। मुखातिब है सर, चेक करें मेरे भाई। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, और मैं जब ईदी सेंटर में आने का इरादा किया उस टाइम मेरी कम से कम उम्र कोई
18 या 20 साल के करीब थी। इस फील्ड का चॉइस इसलिए किया कि इसमें एक खिदमत थी, सवाब थे और ईदी बाबा के जो काम है उसको देखते हुए अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ किए। पहला धमाका हमारे कोयटा सेंटर में कोई जो हुआ है, ये आपका प्रिंस रोड इमाम बारगाह में हुआ था, जो कि दिल हिला देने वाला वाक़या था, जिस पे मैं बहुत घबरा गया था। मुझे ले जाके वापस सीधी सेंटर में बिठाया, भाई इसको बिठाओ, ये काम नहीं कर सकते। तो आज समझ लें आप 25-26 साल हो रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से इतना दिल पका हो गया कि हर चीज़ में हाथ डाला हुआ मैंने। दिल हिला देने वाले जो वाक़यात होते हैं, धमाके हुए हैं, एक्सीडेंट होते हैं, टुकड़ों में लाशें मिलती हैं, ख़राब लाशें मिलती हैं, कीड़ों से भरी हुई होती हैं, जिन्हें हम लेके आते हैं इधर सिविल अस्पताल लाते हैं, उन्हें साफ़ वगैरह करके पैकिंग करके हम मुर्दाखाने में रखते हैं। 10 जनवरी 2013 जिसमें हलमदार रोड पे 2 धमाके हुए थे, जिसमें हमारे 4 साथी शहीद हुए थे। उस रात का खौफ आता है कि मेरे हाथ कांपने लग जाते कि उसके नीचे जो हम लाशें उठा रहे थे, अपने बंदे भी थे। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि क्यों लाजमी बात है, बच्चे हैं, मेरी बेटी हैं, जब मैं बस टाइम पे खाना खाने लगता हूँ तो मरकज़ से मुझे कॉल आ जाती है, फ़ोन आता है कि भाई जल्दी पहुँचे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया या धमाका हो गया। तो आप यकीन करें इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरा ड्राइवर भी है इसी तरह कि हमने निवाला वहीं मैं छोड़ देता हूँ, वो रोटी मेरे यहाँ से नहीं जाती कि मैं बोलता हूँ वो पहले काम है, बाद में मेरा खाना है। एक एम्बुलेंस का सायरन जब बजता है तो आप ये सोचें यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर तक उसकी आवाज़ गूंजती है। हमारे सामने जा रहे थे, वो तक गाड़ी को हटाने को गवारा नहीं करते कि भाई हो सकता है किसी के घर में आग लगी है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है। आप एम्बुलेंस को आप रोक नहीं सकते हैं, किसी सूरत में नहीं रोक सकते, उसे आपने रास्ता देना है ताकि किसी के घर पहुंच जाए, किसी की जान बचा सके। पुलिस वाले भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जब गाड़ी का सायरन देखते हैं कम से कम इतना कर दें करें कि हमें रास्ता क्लियर दे दें, आगे से गाड़ी के चौक जो होता है उसको क्लियर कर दें ताकि हम एक जान बचा सकें। ईदी के रजाकारों की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं, वो आवाम से सिर्फ इतनी अपील करते हैं कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उन्हें रास्ता फराहम किया जाए। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा।